হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, ভয়েস অফ দুর্গাপুর প্রেজেন্ট অনলাইন আড্ডাতে আপনাদের সবারই স্বাগত জানাই। আমি অ্যাঙ্কার প্রীতি রাগিনী তোমাদের সঙ্গে। আর আজকের আড্ডাতে আমরা গল্প শুরু করব। তার আগে জেনে নিই কে কে আছে আমাদের অনলাইন আড্ডাতে, কে কে দেখছে আমাদেরকে। এগুলো হাই হ্যালো কমেন্ট করা শুরু করো, তাহলে দেখে নিলে আমরা শুরু করে দেবো প্রোগ্রামটা। আর আমাদের যে গেস্ট আছে ওনাকে ইনভাইট করে নেবো। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि गीत वाद और नृत्य, इन तीनों कलाओं को संगीत कहते हैं ना। तो इन तीनों कलाओं में ही हमारा जीवन भी इसी तरह से समा हुआ है। हम नृत्य करना पसंद करते हैं, गाना गाना पसंद करते हैं, वाद्य यंत्र को बजाना पसंद करते हैं। तो इन्हीं सभी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का खास कार्यक्रम। और उनमें से बात करने वाले हम नृत्य के बारे में, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई नृत्य। जी हाँ, भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी धरोहर और हमारी विरासत में मिली हुई जो हमारी खास पहचान है, हमारी संस्कृति को उनको सजो के रखती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इन्हीं में से बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान खास तौर पे आएंगे और उनकी इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी बातें अभी आपको बताने वाले हैं। कौन कौन लाइव देख रहे हैं पहले ये पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करना शुरू करें कौन लाइव हमें देख रहे हैं। तो हमारे जो खास मेहमान है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बड़े ही आदर और बड़े ही प्यार और बड़े स्नेहपूर्वक उन्हें हम आज हमारे स्टेज में हमें उन्हें बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम धन्य हुए हैं, आज हमारे बीच जो आ रहे वो मेहमान है इतने ही खास है हमारे लिए। उन्हें के बारे में बताऊं कि राष्ट्रीय स्तर के मशहूर कथक कलाकार, कथक नृत्य के गुरु। जी हाँ, आप बहुत बखूबी समझ रहे हैं हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया गया है और ना जाने अनगिनत सम्मानित हुए हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में और देश के कोने कोने में जाके अपनी इस परफॉर्मेंस के ज़रिए अपनी ख्याति प्राप्त किए हैं, अपनी पहचान बनाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके हमारे सबके चहेते बहुत ही खास मेहमान आज हमारे बीच आ रहे हैं, कथक गुरु श्री सदानंद विश्वास जी। आज उनसे हम बात भी करेंगे और कथक के बारे में कुछ बातों को भी जानेंगे। जी हाँ, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को दर्शाता हमारा भारतीय नृत्य कला कथक नृत्य। जी हाँ, बताना चाहूँगी सर के बारे में कि कथक धरोहर के जनरल सेक्रेटरी के रूप में देश के कोने कोने में जाते हैं और दिव्यांग बच्चों को कला के माध्यम से जीने का कला सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन एक कला है और इन कला को जो जीना सीख ले वाकई में जीवन धन्य हो जाता है। तो चलिए आप सभी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े और आज का वक्त और आज की शाम को बेहतर बनाने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं हमारे खास मेहमान सदानंद विश्वास सर। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और के देखছে বন্ধুরা প্লিজ কমেন্ট करना शुरू करो और जुड़े जाओ हमारे साथ। आज অনেক গল্প হবে एंड हमारे गेस्ट को मैं कनेक्ट करना चाहूँगी। तो थोड़ा सा मैं कुछ किसी ने बड़ी प्यारी सी पंक्तियाँ यहाँ पे डांस के बारे में किसी शख्स ने बड़ी खूब कहा है, तो मैं सर को कनेक्ट करना चाहूँगी और आप लोग जुड़ जाएं तब तक, ताकि बातों का सिलसिला शुरू कर सकूँ। बड़ी प्यारी पंक्तियाँ हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाह रही हूँ इन पंक्तियों को आपके बीच रखूँ, तो गौर फरमाइएगा। ताता धिन धिन ता पर, ताता धिन धिन ता पर थिरक उठी जिंदगी जब, ताता धिन धिन ता पर थिरक उठी जब जिंदगी, कभी हिल्लोरे खाती कभी यूं ही मुस्कुराती, कभी हिल्लोरे खाती कभी यूं ही मुस्कुराती, बिन कहे बातों को भावों में कह जाती, बिन कहे बातों को भावों में कह जाती, कथा को थिरकते हुए कहना, कथा को थिरकते हुए कहना, यही तो कथक है कहलाती। बहुत ही खूब उम्दा जिन्होंने लिखा है और इन पंक्तियों को आपके बीच पेश की हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए बड़ी आदर के साथ, बड़ी प्यार के साथ, बड़े स्नेहपूर्वक आज हमारे खास मेहमान को अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ श्री सदानंद विश्वास सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर को हमारे इस खास पेज में। आज हमारे बीच आएंगे और ढेर सारी उनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर का। तो दोस्तों आप लोग जुड़े हमारे साथ, বন্ধুরা তাড়াতাড়ি করে जुड़े जाओ। ऑनलाइन আড্ডাতে গল্প করবো, অনেক কিছু জানবো। और स्पेशली सर अभी फिलहाल तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन खास है कि वो बंगाल से भी है। नमस्कार सर, वेलकम वेलकम सर। নমস্কার। অভিনন্দন, স্বাগত জানাই আপনাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? একদম স্যার, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর থ্যাংক ইউ। সরি, নেটওয়ার্কের ইস্যুর কারণে আমরা কানেক্ট হতে একটু দেরি হয়ে গেল। অল গড গ্রেস।
উপরওয়ালা কি ইচ্ছাই তা। প্রভু চাইছেন তাহলে আমরা শুরু করে আজকে অনলাइन আড্ডা ভয়েস অফ দুর্গাপুর আপনাদের সকলকে স্বাগত করে। আর স্যার আমাদের সঙ্গে আছে, তো শুরু করা যাক आज के प्रोग्राम। सर सबसे पहले आपका हमारी पेज की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार कि आज आप हमारी इस पेज पे आए हैं। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আহ, সবাইকে আমারও শুভেচ্ছা, আর সমস্ত দুর্গাপুরবাসী এবং যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন। প্রথমে জানবো আপনি কেমন আছেন, বাড়িতে সবাই কেমন আছে, এটা দিয়ে আমরা শুরু করি। কেন এখন যে অবস্থা, প্রথমে সব সুস্থ সবকিছু হয়ে আমরা শুরু করবো গল্প। একদম 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 সবাই ভালো আছি আমরা ঈশ্বরের কৃপায়। ইনফ্যাক্ট লাস্ট মান্থে আমারও করোনা হয়েছিল, আমি যখন দিল্লিতে ছিলাম এপ্রিল মাসে। তো না, আই এম টোটালি ফাইন। হ্যাঁ, আর ঈশ্বরের কৃপায় মানে আমি ভাবতে পারিনি যে হয়তো আবার মানে লাইফ আবার সার্ভাইভ করতে পারবো, বাট নাও আই এম মানে টোটালি ফাইন ঈশ্বরের কৃপায়। ঈশ্বরের কৃপা আর আমাদের শুভেচ্ছা রইলো, আপনি সুস্থ থাকুন, খুব ভালোভাবে থাকুন। আর এইভাবে যেভাবে আপনি জীবনটাকে নৃত্যতে দিয়েছেন, তো প্রথমে শুরু করব স্যার कथक नृत्य। कथक नृत्य के बारे में जितना जानी हूँ इतना ही समझ में आया है। अगर कुछ शब्दों में अगर कहा जाए कि भाव को व्यक्त करती है, जो हम कह नहीं पाते हैं वो भाव को व्यक्त करती है नृत्य के जरिए। बड़ा अद्भुत सा है, हर एक बात हमारी हाव भाव सभी नृत्य के जरिए प्रस्तुत करना ही नृत्य कहलाती है। और ये सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है कथक नृत्य। और ऐसे में सबसे पहले बिरजू महाराज जी का नाम याद आ जाता है, जिनको हम सुनते हैं, और इतना ही जानती हूँ। तो अब शुरुआत करेंगे सर कि क्या, कैसे, किस तरह से आपने नृत्य के प्रति अपने जीवन की शुरुआत की और आज आप इस जगह पे हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ हमारी जो शैली है, जो प्रथा है, यस सर। ये रामायण से हमें एविडेंस मिलता है। और उससे भी पहले हमें मिलता है 2500 बीसी। बिहार में एक जगह है गया, तो वहाँ के जो स्कल्पचर, वहाँ के जो गुफाएं हैं, वहाँ पे कथक की मिलता है हमें एविडेंस। तो कथक आज से 2500 साल बीसी पुराना, मीन्स आज हो गया 4000 5000 के आसपास ऑलमोस्ट। तो इतना पुराना शैली है। और कथक एक टेम्पल ट्रेडिशन है। कथक नहीं, और भी जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति मतलब नृत्य कला है, सर एक टेम्पल ट्रेडिशन है। और उससे भी पहले अगर हम देखें, सबसे पहले रामायण में कथक के विवरण है, मतलब सबसे पहले लव कुश ने किया था। और ऐश्वरिक जैसे हम मानते हैं संगीत जो आए हैं, गीत वाद्य नृत्य, वो भगवान नटराज से ही आए हैं। उनके नाभि से स्वर निकला है, उसके उनको से निकला है, उनके डमरू से नाद निकला है। तो एक प्रथा बहुत पुराना है। हाँ, हालांकि बहुत सारे आर्टिस्टों को हम जानते नहीं है, इसीलिए कुछ कलाकारों में हम सीमित रह जाते हैं, जहाँ हम इनको जानते हैं इनको जानते हैं। लेकिन कथक बहुत पुराना ही है, 5000 साल पुराना है। यही है। और संगीत और नृत्य ऐसा है, मन की भाव है वो। हर हम इंसान के अंदर कला छुपा रहता है, उसको व्यक्त करने की अलग अलग प्रथा है। जैसे आर्ट की जो स्कल्पचर है या जो पेंटर है, वो अपनी मन की चीजें कलर और ब्रश से कैनवस में उतार के जो स्कल्पचर है वो अपनी सॉइल से माटी मिट्टी से बनाते हैं। इस तरह से हर कलाकार की जो मन के भाव प्रकाश करते हैं, इमोशन को, वो एक कला है। और हर इंसान के अंदर कला है, इसलिए मैं हर इंसान को कलाकार मानता हूँ। जो कलाकार। चोरी करता है वो भी एक कलाकार है, कि वो भी हमसे नहीं हो सकता है, वो उनका टैलेंट है। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि हम जन्म से ही कलाकार है। यूं कहें कि यस, हमें बिल्कुल। किसी विधा के साथ है तो कलाकार कहे जाते हैं, लेकिन हम तो जन्म से ही कलाकार है। क्योंकि जब माँ के कोख से पहली बार जब पृथ्वी पे हम आते हैं तो रोने की किलकारी सुनाई देती है, वो भी तो एक कला है। तो जी जी ये जी। एक अद्भुत कला है जो कि आते के साथ करना, और उस आवाज को, मतलब रोने से तो लोग दुखी होते हैं लेकिन उस किलकारी से लोग खुशी पाते हैं। तो इसका मतलब जो आनंदित देता है, जो खुशी देता है, मन को हर्ष से उत्साहित करता है, वो कला का ही संदेश है। यानी जन्म के साथ जो रोने की किलकारी, वो भी कला का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। और जी बहुत ही अहम बातों के साथ आपसे जुड़ रहे हैं सर। सबसे पहले तो आप कथक धरोहर
कथक धरोहर के नाम से जो एनजीओ चलती है, बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है। और हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी जानना चाहेंगे, बहुत जानने के इच्छुक होंगे कि आप किस तरह से शुरुआत की और ये कथक धरोहर को कहाँ कहाँ किस तरह से काम कर रही है। देखिए, कथक धरोहर एक्चुअली काम हम समाज के लिए, क्योंकि पिछले 1984 से मैंने कथक से जुड़ा हूँ। मैं 1984 में जब मैं 4 साल 9 महीने का था, मेरे ओह, ब्रदर की एक प्ले में एक डांस करना था, जैसे कोर्ट में डांस होता था पहले एक। तो जो उसमें सीन था, उसमें एक मतलब जो कोर्ट में डांस करना था, तो मतलब वो एंड में जुड़ा हुआ है। मतलब जिस दिन प्ले होना था, मतलब नाटक जिस दिन होना था, उसके 2 दिन पहले किसी ने सजेशन दिया, जो कोर्ट वाला जो सीन है उसमें अगर एक डांस डाला जाए तो कैसे रहेगा। अब 2 दिन में किनको तैयार करे। तो फिर हम्म, मेरे भाई ने, हाँ, मेरे भाई के नाम है अमरेंद्र विश्वास, उसका उनका पेट नेम है उत्पल। तो उन्होंने फिर क्या किया, मुझे बोला तुम करोगे। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि शुरू से ही बचपन में डांस के प्रति मेरा झुकाव था ही, और मुझे अच्छा, लगता है मैं डांस के लिए ही धरती पे आया हूँ मैं। तो जी, मैंने बोला हाँ करूंगा। फिर 2 दिन में तैयार करके किया। फिर जब घर वाले ने वो देखा मेरे अंदर वो टैलेंट है, या मेरे अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, एक डिवोशन है उसके प्रति, नृत्य के प्रति, तब मुझे उसमें 5 साल के आसपास जाके मुझे डाला गया था। मेरे पहला गुरु कार्तिक शाह, जो अभी नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा भिरिंगी आम बागान में सरगम कला केंद्र, मेरा दूसरा गुरु है निर्मल कुमार नाथ जी, उनसे मैंने सीखा। फिर जब मैं दिल्ली में 98 में शिफ्ट हो गया, आफ्टर 12th, मैं एजन मल्टीपर्पज में पढ़ता था। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। 98 में मैंने दिल्ली में शिफ्ट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया के हर कोने कोने से आते हैं वहाँ पर सीखने के लिए। तो 98 में मुझे वहाँ पर ईश्वर की कृपा से मुझे एडमिशन मिल गया था। तो जब मैं अपने गुरुजी के साथ और भी बड़े बड़े, जैसे पद्म भूषण सोनाल जी, सोनाल मान सिंह जी, शोभना नारायण, रंजना गौड़, ऐसे इस तरह के बहुत सारे वेटरन्स के साथ, उमा शर्मा जी, इनके साथ में काम किया। और हमारे जो प्रणब मुखर्जी जी है, हमारे आदरणीय एक्स प्रेसिडेंट, उनके डॉटर शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनके हाँ, साथ हाँ, में भी बहुत सारे प्रोग्राम करने गए, अलग अलग देश के प्रांत में, विदेशों में भी। तो मैंने जब स्पेशली हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्र में गया, मैंने वहाँ के जो बच्चों का टैलेंट देखा मैंने, जी, तो वो एक बहुत सराहने वाले था मेरे लिए। तब जाके मैंने 2010 में मैंने ठाना, अगर कुछ करना है लाइफ में, इन बच्चों के लिए करना है। जो मेरे नसीब में है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन जो कला हम्म, मुझे ईश्वर ने दिया है, वो अगर मैं आगे तक ना बढ़ाऊँ, मेरे देश की हम्म, आगे के पीढ़ी, जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, हम्म, उन तक ना पहुंचाऊं। तो मेरा एक लक्ष्य ये था, जैसे हर हर हिंदुस्तानी के घर में आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, इस तरह बिल्कुल, कला को काम को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होता है। फिर हमने हम्म, 2012 में कथक धरोहर को एस्टेब्लिश किया, जो ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन अभी इंटरनेशनली भी हम लोगों को एफिलिएशन है, तो हम लोग इंटरनेशनल भी काम करने की करेंगे, लेकिन कोविड की जब पेंडेमिक सारे हट जाएंगे, तो एक बार एक इच्छा है। और हमारे जो लक्ष्य है, ट्राइबल बच्चे, ऑर्फनेज बच्चे, दिव्यांग बच्चे, लेप्रोसी बच्चे, इनको लेके काम करना। क्योंकि इनको सेंटर में हम जाते हैं, उनको सिखाते हैं, साल में एक बार नेशनल लेवल पे इनको प्लेटफॉर्म मतलब देते परफॉर्मेंस करने के लिए। एक जी, हमारे बंगाल में है, पुरुलिया में है, आद्रा में है, मणिपुर लेप्रोसी सेंटर, जहाँ पर 2014 से हम काम कर रहे हैं। और उनको अच्छा, बच्चे को लेके हमने राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली में, दुर्गापुर में भी, तो कई जगह हमने उन बच्चों को लेकर कार्यक्रम किए हैं। और दूसरी चीज है, हमारे बंगाल में बहुत सारे फोक कल्चर है, जो धीरे हम्म, धीरे समय के साथ साथ पैसे की कमी से, रोजी रोटी के हिसाब से वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। उसी कल्चर को प्रमोट करना एक मेरा मोटो है। तो धीरे धीरे होता जाएगा, आप लोगों के सबके आशीर्वाद की और भगवान की इच्छा से। बहुत ही अच्छा प्रयास और बहुत अच्छे से सर आप काम कर रहे हैं और आज इस पेज के माध्यम से आपको सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। যা বন্ধুরা দেখছেন প্লিজ हम्म। কমেন্ট করো কি কি জানতে চাও এর কাছ থেকে কত্থক বিষয় নিয়ে আরো নাচ গান এই আর্ট এন্ড কালচার নিয়ে কিছু কোশ্চেন থাকে তো প্লিজ কমেন্ট করে লেখো। স্যার আপনি পুরোভাবে এখন দিল্লিতে শিফট হয়ে গেছেন, পুরোটা টাইম আপনার দিল্লিতেই থাকছে আর বেসিক্যালি আপনি বেঙ্গল থেকে বিলং
বাচপান মানে যাকে হ্যাঁ বলে ছোট থেকে আপনি বেঙ্গল থেকে। তো এই যে দুটো জায়গার কালচার, আর দুটো জায়গাতে আপনার যেখানে মানে জন্মভূমি বেঙ্গল যাকে বলা হয়, তো সেখানের জন্য একটা কি রকম কি ইচ্ছে আছে, কি কি করার ইচ্ছে আছে আপনার? দেখুন, মানে আমি ভীষণ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলি। হ্যাঁ, আমি এর আগে অনেক প্রচেষ্টা করেছিলাম, মানে আমি দিল্লিতে থাকতে যে এখানে একটা ইনস্টিটিউট খুব দুর্গাপুরে। তো এখানে আপনি তো জানেন আজকাল বেঙ্গলে উইদাউট এনি পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ কিছু হয় না। অ্যান্ড হুম। আই হ্যাড ট্রাই মাই বেস্ট, এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম আমি পাইনি। তো তার জন্য আমরা এখন উত্তরাখণ্ডে চেষ্টা করছি ওখানে কিছু আমাদের ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস বানানোর জন্য, যেখানে হুম। একটা মানে মানে শেডের মানে ওটার চেষ্টা চলছে আর কি। এখানে আচ্ছা আমি আচ্ছা। অনেকবার চেষ্টা করেছি, এখানকার লোকাল মানে যারা পলিটিক্যাল লিডার আছে তাদেরকে আমি অনেকবার অ্যাপ্রোচ করেছি, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি একটা বারবার, কিন্তু আমি কোনো সাহায্যের হাত পাইনি। আচ্ছা। বাট ঠিক আছে ইন বন্ধুরা, ফিউচার যদি কিছু হয়, ইন ফিউচার যদি এরকম কিছু হয়, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ। অবশ্যই আমি নিশ্চয়ই দিস দুর্গাপুর আমার জন্মভূমিতে, এর জন্য আমার কর্তব্য দায়িত্ব আমাকে কিছু করার। কিন্তু সেরকম হেল্প না পেলে আমার পক্ষে বিকাম ভেরি আচ্ছা। টাফ। সত্যি হেল্পের তো দরকার আছেই। বন্ধুরা যারা লাইভ দেখছো আর যারা চাইছো কি এই ডান্স ফর্ম নিয়ে আমরা কিছু করতে পারি, আমরা দুর্গাপুর শহরের জন্য কিছু করতে পারি, তাহলে এই লাইভ সেশনে অনেক কিছু কথা হবে। যখন সবকিছু নর্মাল হয়ে যাবে তখন চেষ্টা করবো আমরা সবাই মিলে যেন একটা কিছু ভালো পারফর্ম করতে পারি, কিছু একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। আর এই কত্থক যেটা আমাদের सत्य मन आत्मा के एकदम छुए जाए, भाव को व्यक्त करता है, जैसे बात ही कर रहे हैं जो हम जुबान पे कह नहीं पाते वो भावों से व्यक्त किया जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर माध्यम है कथक नृत्य। और कोशिश करेंगे কে কে বন্ধুরা দেখছো লাইভে একটু কমেন্ট করো কি কি জানতে চাইছো। सर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, हर विधा की घराने हुआ करते हैं, चाहे संगीत के हो नृत्य के हो। जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, कर्नाटक संगीत पद्धति और उसके अलग अलग घराने हुआ करते हैं। वैसे ही नृत्य के भी घराने होते होंगे। तो जानना चाहेंगे घरानों का नृत्य के साथ क्या संबंध है और क्या दर्शाती है। नहीं, घराना एक्चुअली घराना स्टाइल को बोलते हैं, अच्छा। या जिस जिस फैमिली ट्रेडिशन से निकला है उसको भी घराना बोलते हैं। इन बेसिकली अच्छा। स्टाइल को हम घराना बोलते हैं। हाँ, हम्म। जैसे हमारे कथक में मेनली है जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। तो हाँ हाँ। तो ये जो है एक एक स्टाइल है अलग अलग, उसमें कुछ कुछ अच्छा। खासियत है, जो हम्म। स्पेशलिटी है उनमें। तो इसीलिए उसको घराना बोलते हैं। ओके। ये ताल लय राग तो सभी एक ही है। हम्म। तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट वही स्टाइल का फर्क है। जी जी। बिल्कुल, तो घराना का महत्व है कि वहाँ की ख्याति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, वहाँ की कल्चर के साथ जो प्रस्तुत की जाती है वही घराना कहलाती है। जयपुर घराने की अपनी एक अलग स्टाइल होगी, बनारस घराना की अपनी होगी, या फिर लखनऊ घराने की अपनी अलग होगी। तो अब ये जो है कथक जो है पारंपरिक हमारी प्राचीन कला है, संस्कृति धरोहर चलती आ रही है। अब ये बॉलीवुड में जाने के बाद इसकी एक फॉर्म स्टाइल नया चेंज हुआ है, थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है, लेकिन बेस मतलब कथक है। तो थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि कथक की जो प्राचीन शैली है उसको लेते हुए भी बॉलीवुड में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें कहाँ क्या चीजें परिवर्तित हुई है और लोग उसको किस तरह से प्रेजेंट अभी कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी उसको किस तरह से देखती है। यानी एक मैंने इसके दौरान 1998 में वीर सर अर्जुन करके एक न्यूज। क्लियर टू सर। हाँ। नाउ फाइन। ओके सर, ओके फाइन। 1998 में जब मैं दिल्ली में फर्स्ट मतलब जिस साल गया था, उसमें वीर अर्जुन करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो न्यूज़पेपर था, उसमें वो थे। तो उसमें मैंने एक इंटरव्यू में दिया था। तो मैंने ये सीधा इस बात को कहा था कि बॉलीवुड ने कथक का रूप बिगाड़ दिया। ओके। कथक कोई मुजरा नहीं है जो हम्म। दिखाते हैं इस फिल्मों में, जो कोर्ट जी। में डांस कर रहे। तो ये गलत गलत इंटरप्रेट है ये एक्चुअली। अच्छा। तो मैं इसके खिलाफ हूँ मैं, जे हम्म। कथक को कथक के रूप में रहने दीजिए। हाँ, हम्म। लेकिन वो कोई कहाँ पर भी देखेंगे आप, वही मतलब बाईजी या फिर मुजरा, इसमें ही कथक का प्रयोग होता है। उसका मतलब बोल, उसका नृत्यांग जो है, भावांग जो हम्म। है, उसमें यूज किया जाता है। दैट इज नॉट हम्म। राइट। तो मैं हम्म। इसमें बहुत खिलाफ हूँ, इसके अगेंस्ट में हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमारी जो पौराणिक चीज है,
परंपरा है, संस्कृति, उसके साथ कोई छेड़छाड़ अगर होती है तो वो बिगड़ जाती है। उस जो है उस एग्जैक्टली। तरीके से अगर प्रस्तुत की जाए तो वो उसकी खासियत रहती है। यही हमारी जो धरोहर है, हमारी मिली है। बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सर आपने खूब मंत्रो पाठ करें, एकटू सुनते चाहिए। वाह, बहुत अच्छे कमेंट आए। वाकई में कत्थक के साथ मंत्रों का विशेष संबंध भी है सर। जैसे शुरुआत होती है, गुरु अर्चना होती है, मंगलाचरण होती है। मैं शुरू करता हूँ मैं। बिल्कुल। तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपति गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमो स्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगमिन्दं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। वाह, बहुत खूब सर, बहुत ही सुंदर। और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी खूबसूरत है, उसकी पोशाक, उसके रहन सहन, शब्द, विचार, धाराएं और मंत्रों का, जैसे अभी आप मंत्र बोल रहे थे सर, तो जब हमारे कानों से वो जो हृदय से मस्तिष्क तक छू जा रही थी, एक अलग स्मृति, स्फूर्ति देती है अंदर से। ये मंत्रों का बहुत बड़ा असर भी है हमारे जीवन में। और सर, जी। हमारी ये परंपरा, हमारी संस्कृति, धरोहर की बातें हम जब कर ही रहे हैं, आज के बदलते युग में आज के जो युवा है, युवा कलाकार, आज की जो बदलते मिजाज के साथ, कला के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ होने की वजह से हम अपने संस्कृति से अछूता होते जा रहे हैं। और इस अछूतेपन को बरकरार, यानी अपनी जो विरासत में मिली हुई संगीत और नृत्य की कलाएं हैं, इसको बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करनी चाहिए, ताकि हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको उनकी सजी हुई जो, संजोई हुई जो ख्याति जो चीज है, उनको उसी रूप में प्रस्तुत करके उनको बता सके। देखिए, पहले मुझे याद है बचपन में जब भी मैं अपनी गली से गुजरता था, मतलब कहीं से भी गुजरता था, तो या तो सुबह तो नहीं, कम से कम शाम को कहीं ना कहीं इस घर से संगीत की आवाज आता था, हारमोनियम बजने का, तबले बजने का। तो वो जो कल्चर था बंगाल में आज धीरे धीरे कम होता जा गया है। एक तो हम्म। बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं, बंगाल छोड़ के अलग अलग स्टेटों में जा रहे हैं, विदेश में हम्म। भी जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, जो भी कारण रहा है उसके पीछे। हम्म। तो क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो अगर आपके देश में ना रहे तो उस कला को बिल्कुल। कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो उसके हम्म। लिए रोजी रोटी की जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो इसको प्रोफेशनल नहीं ले सकता है। नहीं। ठीक ना, कोई शौक से करता है, कोई पैशनली करता है, कोई अपने ब्रेड बटर के लिए करते हैं। बिल्कुल तो सर। वो जो एक, क्योंकि आज की डेट में सब अपने अपनी पहले सिक्योरिटी चाहिए होता है लाइफ की, क्योंकि उनका अपने वंश बढ़ाना है, शादी करना है, फैमिली बसाना है। तो सिक्योरिटी हम्म। के चक्कर में जीवन को चलाने के लिए रोजी रोटी नौकरी की जरूरत है। हम्म। तो इस समय में वो नौकरी करेंगे या अपनी पैशन को आगे बढ़ाएंगे, मीन्स कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए धीरे हम्म। धीरे उस चीज के झुकाव से उड़ रहा है। और दूसरी चीज जो है, पाश्चात्य संगीत का जो प्रभाव है हमारे आज की जनरेशन में, वो बहुत हम्म। बड़ा एक इफेक्ट है। हम्म। क्योंकि लोग उसी में रुचि रख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे उसके बढ़ावा जाता होता है, ज्यादा होता है। आज देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ हकीकत। बहुत सारी बार हम साल में एक बार कोशिश करते हैं, सृजनी दुर्गापुर में प्रोग्राम करते हैं करने के लिए। और इसमें बहुत सारे कलाकार को हम देश के अलग अलग क्षेत्र से लाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक, मतलब एक नेशनल इंटीग्रेशन की वो एक परिचय हम दे पाए। लेकिन अभी उसी दिन पे अगर कोई और सेलिब्रिटी आते हैं फिल्म जगत की, तो क्या करते हैं लोग, मीडिया भी उसके पीछे भागते हैं, लोग भी वहां हम्म। जाना पसंद करते हैं। चाहे वहां पर हम्म। 500 रुपये पे आके टिकट है तो भी वो लेने की तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री फी होता है वहां पर नहीं जाते हैं लोग, हमारी संस्कृति को नहीं देखने जाते हैं। तो हम्म। ये जो रुचि है कुछ मीडिया की तरफ से भी मैं वो करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, सीधी सी बात है, मेरे प्रोग्राम में आते तो जितना मीडिया आता है, अगर माधुरी दीक्षित कोई प्रोग्राम में आता है, मीडिया उसके उन्हीं कवरेज करने जाएंगे। तो आप हम्म। कैसे कल्चर को बढ़ाते हैं।
कि मीडिया ही हम्म। आज की डेट में ऐसे मतलब आईटी सेक्टर ही सब ऐसे माध्यम है जो सब चीज को आगे बढ़ाते हैं। आपके चाहे हम्म। न्यूज हो, चाहे आपके शो की कवरेज हो, तो हम्म। दैट इज द थिंग। जी, बहुत ही सही बात कहा, एकदम सटीक बात है सर कि आज की युवा पीढ़ी पश्चात संगीत पद्धति को अपना रही है, उसी की ओर भाग रही है, जिससे हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति को नहीं पहचान। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पे हमारे हर घर के परिवार के जो माता-पिता है, पेरेंट्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी रहता है कि वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। आजकल संगीत सीखने की अगर इच्छा है तो वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा सीखते हैं, वेस्टर्न डांस की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, वो सीखने चले जाते हैं। जो बेसिक होता है जिसको कहते हैं ना कि जैसे अगर एक सेंटेंस कहते हैं या फिर एक वर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि संगीत हो या फिर नृत्य हो, तो ये कथक, ये जो नृत्य शैली है या फिर गायन शैली है, इसमें एबीसीडी का कार्य करती है हमारी भारतीय संस्कृति पद्धति, यानी क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस। इसके बिना हम आगे सोच नहीं सकते हैं। तो ये अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने कोई देख रहे हैं और इसी को अगर बढ़ावा दे के हर घर परिवार में सबसे पहले बच्चों को शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि जगाए, उसको सीखने की इच्छा जगाए उसके अंदर, तो लगता है उसमें अंदर से आएगा कि क्वालिटी भी निकल के आएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि देसी चीज जो अपना अंदर का है ना, वो जब बेस अगर मजबूत रहेगा तो इमारत बहुत बड़ी दिख सकती है, वो मजबूत इरादे के साथ खड़ी भी रहेगी। पर अभी की जो संस्कृति संगीत जो सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, इमारत बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की से हवा से गिर भी जा रहे हैं। ये एक जिससे जी। जी सही कहा आपने। देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़े गुणी लोगों की है। अ, संस्कृति अगर आप नहीं सीखेंगे तो संस्कार आपके अंदर नहीं आएगा। सर बिल्कुल सर। संस्कृति अगर नहीं पता है आपको अंदर, आपके अंदर संस्कार नहीं आएगा। तो जो संस्कार है वो आपकी परिचय है। जैसे आप बिल्कुल बोलते हैं ना, आपसे बात, आप सपोज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं जाके इसके बाद बोलूंगा जी मैडम की बहुत संस्कार, घर की संस्कार अच्छा है। हाँ हाँ। तो ये जो संस्कार है वो हमारे परिचय है, वो हमारा आइडेंटिटी है हमारे। तो संस्कृति बिल्कुल। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक संस्कार नहीं आएंगे। और रही बात जो कल्चर की बात है, देखिए गंगा सदियों से बह रही है और वो बहती हम्म। भी जाएगी जब तक ये दुनिया, विश्व है। हम्म। और जो एक वेस्टर्न कल्चर, इट्स लाइक ये पानी के बुलबुले है। ये कुछ समय के लिए बहुत अच्छा दिखता है, तो है। लेकिन वो कुछ देर के बाद उब जाता है। लेकिन माँ गंगा जैसे बह रही है वो बहती ही जाएगी और उसका सभ्यता ऐसे ही रहेगा। वो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आज आप मुझे बताइए ना, एक लड़की थी, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए, मैं इसको ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ। उसका नाम था शेफाली जरीवाला। एक हाँ हाँ। कांटा लगा खूब एक फेमस हुआ था गाना। उसके पापा बैंक में सर्विस करते थे, बेटी की वजह हम्म। से उन्होंने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी, उसको असिस्टेंट की उसमें या सेक्रेटरी की उसमें वो करते थे। तो आज वो लड़की कहाँ है? हम्म। बस एक ही गाना। तो इस तरह से, हाँ दूसरी बात है, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में पैशन की बहुत जरूरी है, मतलब जरूरत है। मतलब आपके अंदर धैर्य, या वो आज क्योंकि के युवा वो आज पैसे। की युवा में नहीं है। उसको एकदम फटाफट रेडीमेड चाहिए सब कुछ। हम्म। उनको जैसे पिज्जा बर्गर खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि में, दाल चावल में नहीं रखती वो रुचि। लेकिन इसके कारण भी हम पेरेंट्स को दोषी देते हैं। पेरेंट्स देते हैं आगे सबके चूज। पेरेंट्स भी नहीं चाहते 10 तरह की पकवान बना के दे जो हमारे ट्रेडिशनल है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं देते। पेरेंट्स सोचते हैं मैं क्यों मेहनत करूं। आजकल की जो मेंटेलिटी है, आजकल के जो है, मैं क्यों मेहनत जी। करूं। आजकल तो ऑर्डर देते ही सब कुछ मिल जाता है, पिज्जा बर्गर रोल हैन तैन जो भी है। तो हम्म। क्या होता है, वो अगर हमारा, अगर एक पेरेंट्स अगर नहीं देते तो उसको तो पड़ोसी आके तो देते नहीं है ना। तो हम कैसे बिल्कुल। संस्कार सीखेंगे, हम बच्चों को है। कैसे संस्कार सिखाएंगे? ठीक ना। हम्म। हम्म। तो ये कुछ ए, पेरेंट्स की हद, कुछ हद तक पेरेंट्स का भी बहुत जिम्मेदारी है बच्चों को हम्म। कला सिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो उसी को रोजी रोटी बनाए हैं, लेकिन हाँ उसका साइड वाइज इसको सीखना चाहिए। हमारे धरोहर को सीखना चाहिए, हमारे क्या है। आज हम्म। दुनिया के, विश्व के बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी कंट्री है जहाँ पर हमें नाम भी नहीं पता है। अगर मैप में भी ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से उसको मिलेगा। वहां वहां से आते हैं दिल्ली में आईसीसीआर के थ्रू यहाँ पर हमारे संगीत कला सीखने के लिए। अच्छा। और अभी ये बात, इसके पहले कमेंट आया कृष पाठक, नमस्कार, वेलकम है आपका, बेस्ट कथक डांसर इन इंडिया, थैंक यू सो मच। ईश्वर बहुत ही की सौभाग्य है। कृपा।
बहुत ही अच्छी-अच्छी बातों से हम रूबरू हो रहे हैं और ये खास मौका मिला है वॉइस ऑफ इंडिया और ऑनलाइन अड्डा के स्पेस पे आने के बाद। और इतनी अच्छी बातें, इस तरह की बातें बहुत कम हो पाती है। তো দোস্ত যারা দেখছেন প্লিজ লাইভে থাকুন, দেখুন, শুনুন, খুব ভালো লাগবে। কিছু কোশ্চেন থাকে তো কোশ্চেন করুন। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে অনেক গল্প করছি। স্যার धरोहर की बात। हाँ सर। यस सर। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप देखिए 1918 में हमारे गुरुकुल की जो परंपरा था, जो एकदम सही मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार, हाँ, चले, वो हमारे पास 3 लाख के आसपास था गुरुकुल। और जब उसी समय में लंदन में 1918 की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय 200 समथिंग कुछ स्कूल वहां पर था। लेकिन हमारे देश में 3 3 लाख के ऊपर गुरुकुल था। लेकिन आज वो गुरुकुल है ही नहीं, कि नामो निशानी नहीं है जो हमारे हम्म संस्कार की। हम्म हमें ये सिखाया जाता है जो ये आए थे हमारे देश में लूटने के लिए, ये हमें ये करे, लेकिन हमारे देश को बर्बाद किसने करके गए वो नहीं हमें सिखाया जाता है। तो ये जो हमारे पाठ्य पुस्तक है, ये भी बहुत सारे जिम्मेदारी है इसकी, जो हमें हम्म सिखाते नहीं, हमारे जनरेशन को बताते नहीं है। जो एक एक टेम्पल को जैसे डिस्ट्रॉय किया है, एक एक जो स्कल्पचर को खराब कर दिया, एक एक जो मतलब जो संस्कृति, आज हमारी पश्चिम बंगाल की इतिहास आपको पता है कौन सी बुक में लिखा हुआ है? क्या नहीं कोई जाना बच्चा को चाहिए। पढ़ाया जाता है? नहीं। वो कोलकाता की लाइब्रेरी में बंद पड़ा हुआ है। हम्म। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस बुक का नाम, हम्म लेकिन आप ढूंढिए उसको। बंगाल की कल्चर क्या है, बंगाल कब से बंगाल बना हुआ है, वो हमें पढ़ाया नहीं बिल्कुल। जाता है आज की डेट में। तो अगर आपको 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 आपके बच्चों को अगर पता ना चले कि आपके फैमिली में कितना मेंबर है, आपके दादाजी कौन थे, ताऊ जी करके, पर पिताजी कौन थे, तो आपको कल्चर कैसे आप आगे बढ़े, धरोहर को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सही बात है। बिल्कुल सही बात है। सटीक बातों के साथ हम आज के इसे ऑनलाइन अड्डा में हैं और बहुत ही खास बातें हो रही हैं। तो गपशप होती है, लेकिन आज का गपशप बहुत ही खास रह रही है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रिवाज, तौर तरीके, जो कि हमारी पहचान है। हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं। हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन। बट हम्म। इंडियन अगर है तो उसके अंदर में बहुत कुछ है। यकीनन हमने देखा है बहुत से फिल्म फेस्टिवल में आजकल बहुत जगह से फॉरेनर आते हैं और फॉरेनर हम्म। को मैंने देखा है भारतीय स्टाइल में नमस्ते करना, प्रणाम करना और बड़ी हम्म। सादगी के साथ हमारे यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के कपड़े, यहाँ के पोशाकों को पहनना, यहाँ के स्टाइल को अपनाना, वो कर पा रहे हैं। और हमारी ये विडंबना देखिए या फिर हमारी दुविधा कि हम कहाँ विलीन होते जा रहे हैं। तो बहुत जी। ही अच्छी बात कर रहे हैं सर। और एक बात, आप स्पेशल चाइल्ड को लेके जो बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल जो बच्चे हैं वो तो सीखते ही है। एक के बच्चे को तैयार करना बहुत कठिन चीज होता है, छोटा पौधा को पेड़ का रूप देना। और उसमें से स्पेशल चाइल्ड जो होता है, जी। उसके जरिए जीवन की कला को सिखाना, किस तरह से कार्य हो रहा है सर, कहाँ कहाँ के बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम एक के जरिए आते हैं कि जुड़ना, और ऐसे बच्चे जिनके घरों में है या फिर आसपास में है, वो इस विधा से किस तरह से जोड़े। एक हम मैं एक अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना अपना सिक्स सेंस, यस सर। अपने बहुत सारे लोगों को सुनते हैं सिक्स सेंस, लेकिन जो हम्म दिव्यांग बच्चे हैं उनके पास सेवन सेंस भी होता है। हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ, एक बांकुड़ा का एक स्कूल है दिव्यांग बच्चों का। तो वहाँ के कुछ बच्चों ने हम लोग एक बार 2016 में सुशुनिया करके एक जगह है, वहाँ पर हमने एक बार वर्कशॉप किया था जंगलों के बीच में। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से वॉइस कट रही है। तो दोस्तों आप रहे हैं ऑनलाइन अड्डा के इस खास पेशकश में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छा सा कमेंट आया है, प्रदीप जोरदार लिख रहे हैं, टूडेज ऑनलाइन अड्डा इज बेस्ट अड्डा। थैंक यू सो क्यों? मच। यस सर। जी। हाँ। और सबसे बड़ी एक मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को एक दिल्ली में एक संस्था है, उनके बच्चों के साथ हमने एक वुमेन्स डे पे काम किया था। तो वहाँ पर जितने भी मतलब बच्चे थे जो स्लम एरियाज में, जो सेक्सुअल एब्यूज्ड गर्ल है, तो उसमें एक लड़की हम्म थी, मतलब सभी ऐसे ही थे जो इस तरह से अलग अलग मोहल्ले के लोगों के द्वारा एब्यूज किया गया था। तो एक लड़की हम्म थी जिसमें मतलब वन डे पे तो उसके साथ रेप हुआ था 18 टाइम।
तो एंड शी वाज टोटली शॉक्ड एंड मतलब कम से कम 20 दिन उसने कुछ बात नहीं किया था। एंड शी नेवर हैड एनी वर्ड विथ एनीवन, एंड कुछ काम कर रहे लेकिन कुछ बात नहीं कर रहे थे। फिर जब मैं मतलब 1 महीने के आसपास उसके बाद मैंने जाकर मैंने मिला, मैंने उनसे, तो उनका जो लेडी थी, डायरेक्टर थी उस संस्था के, उन्होंने मुझे बोला, सदानंद जी, ये लड़की पिछले 1 महीने से बात करना बंद कर दी, उसके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था। हम्म। तो मैंने फिर बोला जी, इसको बात करने के लिए मैंने फिर उसको पूछा इसको क्या पसंद था। उन्होंने बोला इसका डांस। फिर जब मैंने ऑलरेडी ग्रुप बना लिया था प्रेजेंटेशन के लिए, ये बच्चे वर्कशॉप में अटेंड करेंगे और ये बच्चा परफॉर्म करेंगे, देन आई, मतलब मुझे पता नहीं था उसका डांस कितना, क्योंकि वो डांस भी नहीं करता था, आके चुपचाप बैठ जाता था एक कोने में। तो मैंने बोला बेटा तुम्हें भी डांस करना है। उसको मैंने जब लिया एज ए सिलेक्ट किया, एंड दैट टाइम वो मुझे पकड़ के इतनी रोई थी, इतनी रोई थी। मतलब वो जो एक इमोशन है कि उसको जैसे, हम्म। चलो उसको कोई बात नहीं, वो बात नहीं कर रही तो उसको दूर रखो रखो। तो इस तरह से जो हमारे समाज में लोगों को बहिष्कृत किया जाता है कुछ कारण की वजह से, दोषी और नहीं होते, दोषी कोई और होते हैं। लेकिन इस तरह से बच्चों के साथ काम करना, इनको लेके आगे बढ़ना, ये मेरा लक्ष्य है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ईश्वर ने मुझे हम्म। इतना सुंदर जीवन दिया है, कला दिया है ऊपर से। जीवन तो सबको ही हम्म। देते हैं, हर प्राणी के अंदर जीव है, सब में परमात्मा बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी, मौका मुझे दिया गया है इस कला के माध्यम से दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना, हम्म। इंटीरियर में, और उनको सिखाना और उनके भावों को व्यक्त करना है। और एक बात, एक मजेदार बात है, एक मैं उत्तराखंड में ज्यादा काम करता हूँ, मैं, हमारे सेंटर वहाँ ज्यादा है। बाकी पूना में है, हम्म। गोवा में है, त्रिवेंद्रम में है, विशाखापट्टनम, हमारे पुरुलिया में है, बॉम्बे में है। तो उत्तराखंड में एक जगह है साल्ट करके। तो हम लोग का 10 दिन का वर्कशॉप था। वर्कशॉप के लास्ट दिन में जब जैसे खत्म होता है, हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं। तो कुछ बच्चे, गांव के बच्चे, हमें कोई जैसे चावल, कोई दाल, कोई घर की जैसे लौकी, कोई आलू, मतलब जिसके जो एलिजिबिलिटी है वो लेके Yeah. आए। तो मेरा जो को आर्टिस्ट था, मैंने बोला देखो कितना सेंसिटिव और कितना मतलब नेचुरल दे, या कोई Yeah. गिफ्टेड रैप किया हुआ चीज है। ये जो नेचुरल थिंग है, नेचुरल फिनोमेना जो है इनके अंदर, इस बच्चे के अंदर जो इमोशन है, तो इतना सहजता से व्यक्त करते थे, ये नहीं सोचते सर क्या सोचेंगे, सर शहर से आए, जो उनके पास अवेलेबल है। तो मैंने बोला जी। नहीं, इसको हम तो कहाँ लेके जाएंगे, एक काम करेंगे, हम यहाँ एक दिन पिकनिक मनाएंगे आप लोगों के साथ। तो इस तरह हम्म। से जो उनको जो कला है और जो इमोशन है, क्योंकि जिसके हम्म। अंदर इमोशन नहीं है उसके वो कभी कलाकार नहीं बन सकता है। बिल्कुल। और कहा भी जाता है सर कि जो बहुत ज्यादा इमोशनल फेस रहता है, इमोशनली हर चीज में हर किसी की दुख दर्द में खुद को शरीक कर लेता है, उसके अंदर वाकई में इसलिए कहा जाता है कि कलाकार बहुत इमोशनल होता है। हाँ, क्योंकि जी आप जी महसूस किया होगा, अगर कोई हम मूवी देखते हैं और उस मूवी में जो कैरेक्टर है वो रोल प्ले कर रहा है और हम एज ए ऑडियंस देख रहे हैं, लेकिन खुद को लगता है कि हम शायद उस कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गए हैं कि उसके आंसू के साथ हम खुद खुद आंसू बहाने लगते हैं। या फिर जब उसकी खुशी होती है, उस कैरेक्टर जब हंसता है या खेलता है, तो अपने आप को भी उस एज ए ऑडियंस होने के नाते भी हम जी उसके अंदर घुस जाते हैं। तो कितना एक कलाकार जो है कितना अंदर घुस जाता है, पब्लिक के कितने अंदर चले जाता है। और जो कलाकार हर ऑडियंस के दिलों में घुस जाता है वही हर वक्त जिंदा रहता है। इसलिए कलाकार जी कभी मरता भी नहीं है, कलाकार हमेशा जी अमर रहता है। जी जी बहुत जी अच्छा आपके साथ करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और ये बहुत खास बात सर कि आप जो स्पेशल चाइल्ड के बारे में बताया, मेरी भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हुई है इस दौरान, स्टेज एंकरिंग के दौरान, स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान तरह तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं और एज ए एंकर होने के नाते सबको हैंडल करना होता है। तो एक बार सिंगिंग की कंपटीशन हो रही थी और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आए थे। एक बच्चा थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड था और उसको कई बार जो है पीछे कर दिया जा रहा था। और जो थोड़ा तेज दर्रार है बच्चे, जो जो एकदम नॉर्मल बच्चे हैं, वो हमेशा उसको लाइन से पीछे कर दे रहा था। और एज ए एंकर के तहत सबको कॉल करना मेरा दायित्व रह रहा था, और लेकिन मैं बार बार देख रही थी। उसका प्रॉब्लम यही था कि वो स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पे चढ़ना, उसका आना, अच्छा जी इसके बाद आप आ जाना। तो मैंने एक दो बार देखा, ठीक है इसके बाद वो आएंगे। फिर उसको उसके उसके पेरेंट्स उसको पीछे कर देते, अच्छा बेटा आप इसके बाद चले जाना। हम्म यकीनन मानिएगा नहीं, हमारे नॉर्मल बच्चों में जितना पेशेंस रहता है किसी परफॉर्म को हम्म करने,
उससे स्पेशल चाइल्ड के अंदर उतना पेशेंस मैंने देखा, बार बार उसको पीछे कर दिया जा रहा है कि आप इसके बाद जाना, आप इसके बाद जाना। और वो जैसे ही स्माइल करते हुए ये उसका लार टपकता है, थोड़ा सा हाथ सही नहीं है, उनको माइक होल्ड करने के लिए अच्छे से पकड़ा दिया जाता है, इतना कमजोर है वो बच्चा, लेकिन पेशेंस उसका इतना है, वो चुपचाप दूसरों को परफॉर्मेंस देख के क्लैप करता है। यकीनन क्या बताऊं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अरेंजमेंट जो था वहाँ का मैनेजमेंट से बात किया कि अब सर देखा नहीं जा रहा है, आप लोग नोटिस नहीं कर रहे, ये बच्चा में पेशेंस देखिए, यहाँ जजमेंट हो रहा है और वो बच्चा एक कोने में तब से खड़ा है कि मैं गाऊं। और जब उस बच्चे को चढ़ाया गया स्टेज पे और वह सत्यम शिवम सुंदरन जब गाना शुरू किया, सबके रोंगटे हम्म, खड़े हो गए। क्या सुर, क्या लय और क्या उसकी बंदिश और उसकी आलाप, मतलब उसकी माँ सरस्वती जैसे कंठ पे सवार वैसे सभी स्तब्ध हो गए। बड़े बड़े जजेस थे, वो भी उस बच्चे को जैसे प्रणाम करने लगे। तो मुझे लगता है हम नॉर्मल बने हैं, ये सौभाग्य हमारा है, लेकिन कोटि कोटि सौभाग्य उन बच्चों का जिसको स्पेशल बना के धरती पे भेजा है। तो हम नॉर्मल जो प्राणी जिस जन्म मिला है, हमारा दायित्व तो बनता है सर कि हम उन स्पेशल चाइल्ड को लेके काम करें, उसको स्पेशलिटी के साथ कुछ सिखाएं और उसका साथ दें, क्योंकि उन बच्चों जी। से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी। वर्कशॉप के दौरान उन स्पेशल चाइल्ड बच्चों ने क्राफ्ट का काम बहुत अच्छा करते हैं, वो कलर को बहुत हम्म। जल्दी जानते हैं, मतलब एक्टिविटी इतना अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट का कहीं कहीं सही सोर्स नहीं पहुंच पाता या फिर लोगों तक नजर नहीं जा पाती है, बहुत से कुछ गलियारों में खो जाते हैं ये बच्चे। तो सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ऐसे कार्य कर रहे हैं और नहीं नहीं, धरोहर सब ईश्वर की कृपा है। की देखिए, कृपा है। हमारे माता पिता ने वो संस्कार दिया है, इसीलिए तो हम संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जी। हमारे माता पिता ने वेस्टर्न कल्चर को तरफ ढालते तो शायद मैं हम्म, नहीं करता। लेकिन हम्म, मैं अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति में रुचि रखा है, और हमें उस मुकाम तक उन्होंने पहुंचने के लिए मेरा 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 फैमिली सपोर्ट बहुत रहा है, खास करके मेरे ब्रदर्स लोगों का। जो सब कहते हैं, जो हर इंसान के सक्सेस पीछे नारी का हाथ होता है। जी। हो सकता है, ये मैं इसको वो नहीं करूंगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सक्सेस के पीछे मेरे तीनों भाई का हाथ है। तो उन्होंने जी। जो मेहनत सपोर्ट मुझे किया है, आज भी करते हैं, तो उनके मैं बहुत आभार हूं। मैं आज भी वो हमें सपोर्ट करते रहते जब भी कोई भी जरूरत पड़े, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उसमें। तो हम्म, इसीलिए मैं वही बोल रहा था, जो संस्कार है हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। हम्म, मैं मॉडर्न होना या फिर आईटी में इंटेलिजेंट होना कोई वो नहीं है, उसमें नहीं बोलूंगा। लेकिन उसके साथ हमारे जो कल्चर है, हमारे संस्कृति, बहुत सारे लोग, जैसे हमारे दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जी सर। मैं तो बंगाली हूँ। मैं हमारे तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, हमारे तो ये है, हमारे वो है। लेकिन उनको पूछिए, रविन्द्रनाथ की कोई भी एक कविता है पूछिए, नहीं पता है हाँ, उनको। सही उनका बोले मूल हैं। मंत्र क्या है, नहीं पता है उनको। लेकिन हाँ, मैं बंगाली हूँ। मैं वो बोलने में उनका कोई द्विधा नहीं होता है। उनको अगर कोई पूछो, उनके रचना की कोई एक अंश उनको पूछो, हम्म, बंगाल की कल्चर के बारे में पूछो, नहीं पता है। ये हम्म, सिखाया नहीं जाता है। हम्म। जी सिखा। दिल्ली में एक बंगाली दूसरे बंगाली से हिंदी में बात करते हैं। हाँ, मैं भी हम्म, बंगाली हूँ, लेकिन मैं अभी, जैसे आप मुझे कल बताए थे, जो यहाँ पर बहुत सारे झारखंड की है, मतलब बहुत हम्म, सारे कम्युनिटी जो है झारखंड बिहार से इस लाइव में हम्म, जुड़ते हैं। इसलिए मैं हम्म। आपको वार्तालाप जो हम लोग अपनी हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन दीर्घा, सही बात है, इस लाइव के जरिए मैं कह देना चाह रही और हूँ कि दूसरी बात यह है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी है जो दिल्ली से देख रहे हैं, अमेरिका से भी देख रहे हैं। कि हमने हिंदी इतना ज्यादा मुनासिब समझা। বন্ধুরা এটা ভাববে না কি আমরা বাঙালিতে বাংলাতে কথা বলছি না, অবশ্যই আমাদের অবশ্যই। মাতৃভাষা আমি বলতে বাংলা বলি, বাংলা ভালোবাসি, কিন্তু হিন্দিতে কথা এই জন্য বলছি কি আমাদের আরো যে ফ্রেন্ডসরা আছে আমাদের আর্ট এন্ড কালচারে দিল্লি মুম্বাই আর অন্যান্য স্টেটে আছে, তারা হিন্দি বোঝে, হিন্দি জানে, হিন্দিতে ভালোভাবে আমাদের প্রোগ্রামটাকে শুনতে পারবে, সেজন্য আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করছি হিন্দি দিয়ে। না, আর অ্যাকচুয়ালি আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, আজকে এখন নাও ইজ আর্লি মর্নিং ইন ইউএস কানাডা। তো ইউএস হুম, কানাডা থেকে অন্তত অ্যাবাভ 100 পিপল ওয়াচিং মি। তো 100 জনের আশপাশ আমাকে দেখছে, আমেরিকা থেকে বসে, আমেরিকা এবং কানাডা মিলে আলাদা আলাদা সিটি থেকে। তো এই জন্য স্যার হিন্দিটা হিন্দি নিয়ে সবাইকে নমস্কার, অসংখ্য ধন্যবাদ কি আমাদের সবাইকে দেখছে এখান থেকে ভয়েস অফ দুর্গাপুর পেজ তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, পেজে থাকুন, দেখুন। আর আজকের গল্পটা সত্যি, আজকের আড্ডাটা স্পেশাল আড্ডা বলা যেতে পারে।
সংস্কৃতি নিয়ে, সভ্যতা নিয়ে এইসব গল্প হয় না, যেটা আমরা আজকে পেয়েছি আপনাকে। कुमार अमित, नमस्कार दादा। नमस्कार कुमार अमित नमस्कार। सर। अमित जी, कुमार अमित है, हावड़ा से बिलोंग करते हैं। हावड़ा के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा लड़का है। युवा पीढ़ी के लिए बहुत काम करते हैं शिक्षा के उसमें क्षेत्र में। मतलब हम्म। इंटरव्यू में जाके उनको स्टेशनरी देना, उनको अच्छा। मतलब एजुकेशन हम्म। में इन्हें मतलब आगे बढ़ाना, ये उनका काम है, मैं उनको जानता हूँ। तो इसलिए हम्म। अमित जी, थैंक यू सो मच वॉचिंग। क्रिश जो है मुंबई से देख रहे हैं, क्रिश पाठक मुंबई के, ये आईटी सेक्टर में है, आईआईटी में इनके पापा थे, आईआईटी दिल्ली के हैं। अच्छा। हाँ, ये भी आईटीएन है ये। हम्म। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी अलग अलग जगह से जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। और सर, आप तो कई जगह पे गए हैं और हर एक जगह से आपने बहुत कुछ सीखे होंगे वहाँ के कल्चर के बारे में। उत्तराखंड, भोपाल फिल्म फेस्टिवल, मैंने कुछ प्रोफाइल आपको देखने का मौका मिला, मैंने देखा बहुत जगह जगह पे जाना, उन लोगों के बीच में अपनी के नृत्य के जरिए और अपनी सबसे बड़ी पहचान की संस्कृति और सभ्यता और अनुशासित होके इन लोगों के बीच में जो प्यार बटोर के आप लेके आते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत। जैसे नहीं होता है कि सभी जगह से अपना एक दौलत लेके आ रहे हैं। उन्हीं में से एक बात आ जाती है कि हमारा जो अभी का जो दौर चल रहा है सर, और अभी खास करके अभी लॉकडाउन, इस बात को मैं जरूर रखना चाहूंगी, लॉकडाउन हो गया तो बहुत से कलाकार ही नहीं, आम जिंदगी भी जैसे लगता है ठप हो गई, बैठ गए हैं। मुझे लगता है लॉकडाउन तो है, हमारी दिनचर्या, हमारा रोजगार का साधन बंद हो गया है, हम काम काज बंद हो गया, ये तो इफेक्ट किया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि हमारा ये लॉकडाउन का जो वक्त मिला है, बहुत कुछ सीखने का भी वक्त मिला है? इतना वक्त नहीं मिलता था। सुबह 9 से लेके 5 बजे का ऑफिस के बाद लोग और वक्त ही नहीं मिलता था, खाना पीना खा के सो जाना होता था। पिछले लॉकडाउन सबसे से अब मैंने कुछ लोगों से कनेक्ट हुई, उन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे ऐसे किताबें पढ़ी जो जो अलमारी में पड़ी रहती थी, उन किताबों को पढ़ने का मौका मिला, हमारे ग्रंथ को जानने का मौका मिला, वेदों को जानने का मौका मिला। और दूरदर्शन की टेलीविजन को भी धन्यवाद कि उन्होंने फिर से महाभारत, रामायण और श्री कृष्णा दिखा दिया। जी तो जी। फिर से हम वापस पलट के अपनी संस्कृति को देखने का मौका दिया, हमें हमें मौका दिया गया। तो वही मतलब आज भी मैं एक पोस्ट किया था। ये देखिए, एक मजे की बात है। अगर एक मतलब जैसे हम मतलब ये दूसरा टॉपिक में जा रहा हूँ मैं, संस्कृति की बात में जाता हूँ, ये संस्कृति से रिलेटेड है। देखिए, हमें गीता पे शपथ रख के बोलते हैं, हम जो भी बोलेंगे सच के सिवाय और कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए मुझे, गीता के ज्ञान कितने कितने लोगों में है? गीता कितना लोगों को पढ़ाया जाता है? तो मुझे लगता है रामायण महाभारत के साथ साथ गीता के भी एक लेसन होना चाहिए दूरदर्शन में, ताकि लोग उसको सुने। उसको हमने गीता को, कोई नहीं पढ़ता है मुझे पता है, मतलब पढ़ते हैं लेकिन कुछ सीमित श्रेणी वर्ग के लोगों को पढ़ते हैं। लेकिन जो जिस गीता पे कसम खा के आप बोलेंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस गीता को तो आप पढ़ाते नहीं है या दिखाते भी नहीं है। तो इस जी। लॉकडाउन में डेफिनेटली बहुत सारे हमें हमारे पुस्तक और हमारे ग्रंथ पढ़ने की मौका मिला इन द सेंस उसको समझने की भी प्रयास हमें किया है हमें। और उसके साथ एक जो फैमिली बाउंडेशन जो धीरे धीरे खो रहा था, एक ही फैमिली में रहते, कौन ऑफिस में जा रहे, कौन घर लौट रहा है, कौन, मतलब जो बाउंडेशन है वो बहुत खत्म हो गया था। लेकिन इस लॉकडाउन में वो बाउंडेशन दोबारा पक्का हो गए। तो इस नेचर जो है ना, कुछ अगर हमसे लेता है तो कुछ हमें देता भी है, ये जान लीजिए। हाँ, हम जो आज जो नेचर ने दिया है, हालांकि कह रहे हैं रिसर्च कह रहे हैं जो वन शहर से ये वायरस निकला है, लेकिन हम ये भी आप देखिए, ये नेचर का ही दान है ये। आज इतना पॉल्यूशन, इतना करप्शन, इतना सब कुछ हमने दुनिया में भर गया है, तो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन का तो होगा ही ना, नेचर का। तो ये नेचर का ही दान है कोरोना। और उसके साथ जितना हमें लॉस भी हुआ है, बहुत परिजनों को हमने, मेरा एक खास मित्र है रोहित सरदाना भी पास है हो गया, आप जानते हैं, आज तक में मुझे बहुत दुख हुआ था। मतलब पूरा दिन मैं बहुत उन दिनों। रियली। तो एनीवे, तो ऐसे बहुत सारे कलाकार भी हमारे चले गए, बहुत बड़े बड़े कलाकार चले गए, मैं हमारे मित्र भी चले गए। तो जी। दुख भी हुआ है बहुत। और ये समय का खेल है, कालचक्र का खेल है ये। हाँ, तो कुछ आता है तो कुछ जाता भी है, क्योंकि उसको फील करने के लिए नेचर का खेल है। लेकिन कोरोना में, पेंडेमिक में हमें कुछ बहुत सारी चीज सिखा है जिंदगी में। हम्म, जी। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब हम जब किसी का
कमियां महसूस करता है जब वो नहीं रहता है, उसका वैल्यू तभी समझता है जब वो नहीं रहती इस धरती पे। तो इसी तरह से एक दूसरे के जो इमोशनली बाउंडिंग है उसको भी और भी बढ़ा है कोरोना ने हमें, मैं ऐसे समझता हूँ। हम्म। और बहुत अच्छे अच्छे परिवार में मैंने देखा जो अपने बच्चों को बहुत पाठ को सिखा रहे हैं। और आजकल की बात है, मैं थोड़ा कुछ कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ बच्चों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। उनमें से संस्कार भारती हमारी संस्था है, कला संस्कृति से जुड़ी हुई है। और मैं झारखंड से हूँ और रांची से मैं मातृशक्ति हूँ, वहाँ की महानगर इकाई की। तो मातृशक्ति के रूप में महिलाओं को लेके काम करने का मौका मिलता है। तो इस दौरान मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ ऐसी हमने पारंपरिक चीजों को सुना, जाना, दादी नानी के खाने पकवान को भी जाना। तो रियली में भारतीय संस्कृति के साथ संस्कार भारती ये नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं। इससे हाँ जी, ऑनलाइन बोल प्रोग्राम देता के हूँ जरिए आज। मैं बता देना चाहती हूँ, अगर हो सके। आज जी। मैं बताना चाहूंगा जे जी। मैं संस्कार भारती से के साथ दिल्ली प्रांत से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अरे और वाह। संस्कार भारती के, हाँ, संस्कार भारती के एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है जो हम्म। कलाकार को फाइनेंशियली हेल्प करने की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक मोरल बूस्ट के लिए। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक के जैसे बोलते हैं ना, हम एकदम मन से टूट गए सारे कलाकार। हम्म। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरा संस्था संस्कार भारती जो हम्म। सारे जो कलाकार हैं उनको एक फाइनेंशियल भी हेल्प, एक उनको परफॉर्मेंस, क्योंकि कलाकार जब तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते उसका एक बेचैनी बोले या एक तड़पना जैसे बोलते हैं, जल बिन मछली जैसे बोलते हैं ना, तो कलाकार जब तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो उनका मतलब वो सेटिस्फेक्शन का या नींद नहीं आती एक तरह से, या खाना नहीं पचता जाकर सहज भाषा में बोले तो हम एक कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक प्रयास है जो कलाकारों को मदद करने के लिए संस्कार भारती के थ्रू, और कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी देने के लिए परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जैसे आज 1.5 साल से कोई कार्यक्रम मतलब ऐसे नहीं हो रहा है पेंडेमिक की वजह से, तो एक कोशिश हमारा है अभी। हम्म। जी। और बहुत देर से सभी देख रहे हैं, धैर्य पूर्वक देख रहे हैं, पैसेंस देख रहे हैं लोगों में कि कला संस्कृति एक ही तरह के टॉपिक से हम बातें कर रहे हैं। तो इतनी देर तक जो देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को। इतनी देर बातों में साथ एक बार फिर से सर आपके मंत्रों का विशेष रूप से ख्याल आ जाता है। आपकी आवाज में मंत्र सुना तो चाह रहा है कि एक और दो मंत्र आपकी कंठ से सुनो, क्योंकि बहुत ही मंत्र एकदम शांति देता है। एक महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है ये सभी जानते हैं इस मंत्र के बारे में, लेकिन इसके महामंत्र के पीछे इसका भावार्थ क्या है, क्या रीजन है, तो मैं जी। संक्षिप्त में मैं बोलना चाहूंगा। जब अकाल मृत्यु आया था, अकाल मृत्यु एक वो था, राक्षस थे, जब गंगा जी का जन्म हुआ, जैसे अचानक अचानक जो मौत होता है, वो राक्षस को मारने के लिए हमारे 32 कोटि देवता ने वो एक यज्ञ में आहुति दिया था। उस आहुति हम्म। से निकला था ये महामंत्र ओम त्र्यंबकम। अच्छा। और इसके बोलते जो काल चक्र में फेरे में हम पढ़ते ना, जो 84 योनि, हमारा जो जन्म होता है 84 लाख योनि के बाद हमें मानव जन्म है, इंसान की जिंदगी मिलता है। तो ये जो काल चक्र है हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, उस काल चक्र से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है ना। तो ये महामृत्युंजय इसको बोलते हैं। महामृत्युंजय का मतलब ये नहीं जो मौत से बच जाए, महामृत्युंजय मतलब जो इस काल चक्र से, जन्म मृत्यु के जो काल चक्र है उससे मुक्ति पाने के लिए महामंत्र है। इसका है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकोमिव बंदनान् मृत्युमुक्षियो ममृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी। बहुत ही सुंदर। और इतनी तमाम बातों के साथ मंत्रों का हमने इसलिए विशेष रूप से आपसे सुना, और ये लाइव के जरिए बताना भी चाहेंगे। हर बच्चों में कम से कम मंत्रों के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान हो। और गायत्री मंत्र हर घर में सुबह बजनी भी चाहिए और बच्चों को सिखानी भी चाहिए। बहुत पावरफुल मंत्र है, और हमें ये संस्कार बचपन में शायद मेरी माँ से मुझे मिला। बचपन में बजती थी मेरे घर में और मैं गुनगुनाती थी और सुनते सुनते सीख गए।
बच्चे वही सीखते हैं जो सुनते हैं। तो घर का वातावरण अगर ऐसा रहेगा तो उसको एकदम। बोल के, मार के, डांट के नहीं सिखाया जाएगा, वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। शायद हमारे घर में हर रोज मैगी बनेगा तो हम मैगी खाना ही सीखेंगे। अगर हमारे घर में हमारी पारंपरिक पकवान बनना शुरू हो जाए तो हम वही खाना पसंद भी करेंगे और वो सीखेंगे भी और औरों तक पहुंचाएंगे। तो इस लाइव सेशन के जरिए जितने भी देख रहे थे सभी का शुक्रिया, और हमने बहुत गहराई से बातें की अपनी संस्कृति को लेके, और हमारे बीच हमारे खास मेहमान आज हमारे इस पेज पे आके हमें धन्य कर दिए। सदानंद सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातों से हमें रूबरू कराया, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते भाव का बात कहेंगे, कथाओं का बात कहेंगे, और भाव के जरिए थोड़ा सा मुद्राओं को देखते हुए समापन भी करेंगे। सर आग्रह होगा कि छोटी सी मुद्रा आप दिखाते रहे हम, क्योंकि कथक की बात है। तो मित्रों बने रहें, और बस थोड़ी देर में हम आप सभी से विदा लेंगे। कथक का जो मूल रूप से मीनिंग है, कथा कहे सो कथक कहलावे, मीन स्टोरी टेलिंग। जी। तो जो कवि, तो इसमें कथक में एक टेक्निकल शब्द है कबित। कबित जो है वो कविता से आया है। कविता को छंदबद्ध जब हम करते ताल लय सुरों में, तब उसको कबित का रूप आता है। जैसे यस एक सर। है, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। माधव एक, माधव दो, माधव 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 के कृष्ण के अलग अलग रूप है। तो ये तीन ताल में निबद्ध है ये। और ये मेरे एक बड़े गुरुजी पंडित कुंदन लाल जी के ये रचनाएं हैं ये। और ये बहुत खूबसूरती से किया जाता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ बैठ के कुछ करने के लिए। बहुत ही सुंदर भाव को अभी मुद्राओं जिससे के देखेंगे। शीश मुकुट जी सर। बंसी मुख बाजे, चपल नैन। आप बोलेंगे ये चपल क्यों दिखा है? दिस इज हिरन। हिरन, हिरन की नैन बहुत चपल है। तो कृष्ण की ओह। नैन हिरन से कंपेयर करें। चपल नैन कुंडल झल के, मैंने कुंडल मीन्स जो पहले जमाने में राजा महाराजा पहनते थे, कुंडल, यस। जो गोल गोल से कुंडल झल के, मोर मुकुट। एकमात्र मोर मुकुट जो है कृष्ण जी के ही सिर पे दिखा जाता है। हाँ, लेकिन आजकल फोटोशॉप में बहुत सारे देवताओं पे भी दिखता है। मोर मुकुट पीतांबर सोए, पीतांबर मीन्स पीला धोती, जी। पीतांबर सोए, मंद मंद माधुरी मुस्के। क्या मीन्स बात। ये उनका रूप देख के जो गांव में सखी है, गोपी है, वो घूंघट के आड़ में मंद मंद माधुरी मुस्के। हाँ, फिर माधो एक, माधो दो, माधो तीन, माधो चार, माधो छह, माधो सात, माधो आठ, माधो नौ। क्या बात है। तो इस तरह से भगवान की अलग अलग रूप की वर्णन है कविता के थ्रू। इसको कवित बोलते हैं हम लोग। है ना। जब नृत्य हम करते हैं तो हमारा हृदय आनंदित होता है, क्यों ना हो। आंखें बोलती है, हमारी कानें भी सुनने के लिए कलकित होती है। हमारी हाव भाव हर मतलब शरीर का हर अंग अंग बोलता है। तो संगीत वो विधा है जो जब इसे म्यूजिक बजना शुरू होता है तो सर से लेके पांव तक हमारी हर पार्ट्स ऑफ बॉडी मुद्राओं में आ जाती है, डोलना शुरू होती है। जो डांस नहीं जानता वो भी हिलता है, वो भी अपने हिसाब से नाचने लगता है। तो बहुत ही आनंद हुआ सर, आज का सेशन में इतनी सारी बातें हुई, हमारी संस्कृति, परंपरा, रिवाज, तौर तरीके और हमारी विरासत में मिली हुई धरोहर। मित्रों, जो भी फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার এই সংস্কৃতি, আমাদের এই বাংলা, আমাদের এই যে রিওয়াজ আছে, সবাই যেন এটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব, নিউ জেনারেশনকে কিছু দিতে পারবো। सभी कहते हैं ना कि बच्चे को तोहफा में क्या दोगे, बच्चे को तोहफा में हम लोग क्या दे सकते हैं। तो हमें हमें भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, हमें बहुत कुछ विरासत में मिला हुआ है। अगर थोड़ी सी हम संजो के रख लेंगे तो उनको हम ये दे पाएंगे। तो ये कोशिश रहेगी सर आज की सेशन में। और और जिस चीज आपने तोहफा की बात किए हैं, तो हमारा जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें जितने चीफ चीफ गेस्ट आते हैं या गेस्ट आते हैं, तो उनको मैं एक तो मैं बुके नहीं देता हूँ, फूलों के बुके नहीं देता हूँ मैं। उसके जगह बुक देता हूँ मैं, किताब देता अच्छा। हूँ मैं। और वो किताब। भी हमारे हाँ, जो हिंदुस्तान भारतवर्ष की परंपरा है, गुप्त भारत की खोज, भारत की महान योगी विवेकानंद जी की रचनावली, इस तरह से आज की। और दूसरी बात है, ये बंगाल में कल्चर था। मुझे याद है बचपन में बहुत सारे बुक अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे बर्थडे पे हम्म। या फिर मेरे जैसे कंपटीशन में मैंने जब गया था तो वहां पर सुनील गंगोपाध्याय जी, ऐसे बहुत सारे कवियों का
मेरे पास गिफ्ट जो है बुक मिला। मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में था तब मैं फर्स्ट आया था, तभी मुझे बुक ही मिला था, मुझे याद है। तो ये जो परंपरा है इसको दोबारा रिवाइव किया जाए, बिल्कुल। क्योंकि बुक रहेगा तो आप कभी ना कभी तो उसको पढ़ेंगे या फिर खोल के देखेंगे, क्योंकि वो कभी, हम्म। एक बुक है तो 2 दिन के बाद मुरझा जाता है, उसको हम डस्टबिन हम्म। में फेंक देते हैं। लेकिन एक हम्म। किताब अगर देंगे वो मतलब जन्म जन्मांतर तक रह जाता है, और उसको पढ़ते हैं। और जो एक प्रथा है बुक देना, किताब देना, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ। इसलिए आप अपने अपने बच्चों को हमेशा एक एक किताब दीजिए, वो भी हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर, भारत की दीजिए, बांग्ला का दीजिए, बांग्ला का हम्म। कल्चर। तो क्या होगा ना कभी आपके मन में होगा, अरे हमारे तो कल्चर ऐसा था, हम आज कहाँ पर है। क्योंकि इंसान को अपने आप को एक दिन जवाब देना होता है, हम्म। क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। वो बोलते हैं ना, जो अंत समय में आपको एक जब आएगा, जब आपको जवाब देना पड़ेगा अपने आपकी जिंदगी में आपने क्या किया। तो ऐसे ही एक समय आएगा जो आपको वो भी मिलेगा, जो वो बुक मैंने पढ़ा नहीं था, उसके बारे में सुना था जरूर, हमारे पास था, मेरे पास भी था। इसलिए किताब देना बहुत अहमियत मानता हूं मैं। और आप भी दीजिए, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, आगे से किताब दीजिए, ताकि आजकल जो हमारे बांग्ला या हिंदी किताब जो बहुत पुराने, अपने गीता प्रेस हो गए, ऐसे बहुत सारे किताब है, किताब जी। घर है, जो धीरे धीरे लोगों की परिचय से बहुत दूर होता जा रहा है। इस तरह से वो संस्कृति को दोबारा कीजिए। हमारे भारत क्या थे, भारत आज क्या है। अगर गुप्त भारत की खोज एक विदेशी ने लिखा हुआ है, गुप्त हम्म। भारत की खोज, वो किताब पढ़ेंगे तो एक कहीं ना कहीं मन में जागरूकता आएगी ही आएगी, जी। जे सच में आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दुनिया में। बोलते हैं ना, बिल्कुल। जब सोने की चिड़िया जो हमारे देश में था, हम्म। तो वो सब किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज में आएगा। और आगे भी ये सब किताब आगे देते जाइए और सजेस्ट कीजिए सबको। तो जी। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सजेशन मिला है। और दोस्तों जो भी सुन रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, और बाकी में आज के बाद जितने लोग हैं शायद करते भी होंगे, तो थोड़ा धीमा हो गया होगा, तो स्पीड बढ़ा देंगे। अब बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या कोई स्पेशल डे हो गया, तो कोई अच्छी सी किताब हम उन्हें भेंट करेंगे, साथ ही साथ एक पौधा भी दे देंगे, तो और इन्वायरमेंट को सुरक्षित और सुंदर कर जी सकेंगे। जी जी ये जी। रिवाज को अपनाते हैं और थोड़ा स्पीड में अपनाएंगे तो शायद बहुत अच्छे से सब कुछ सही कर पाएंगे, कोशिश करेंगे। सर आप ये वक्त दिया, ये वक्त याद रहेगा। ये बहुत बहुत ज्ञान, धन्यवाद आपको भी। मिली हुई इस ज्ञान को औरों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही आगे भी आपको हम पाएंगे और सुनेंगे, और अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेके एक बार फिर हम चाहेंगे आगे भी आपसे मिले और बातें करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आप आभार कि सभी को भी आपने। दुर्गा पूजा के सब सुस्त रहे, स्वस्थ रहे, घर में रहे, और जी। मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइज कीजिए हाथ को बार बार, क्योंकि ये बहुत समय मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है हम सबके लिए। हम एक जी। दूसरे को ख्याल रखेंगे तो ही हम इस कोरोना से मतलब विजय होंगे। तो सबसे निवेदन है, विनती है, जितना हो सके घर में रहिए, बेफालतू में मत निकलिए, और वैक्सीन जरूर लगाइए। ये वही बिल्कुल। एक है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हम हम्म। सुरक्षित रहेंगे तो आगे हम सुरक्षित रहेंगे तो हम सब रहेंगे, और हम सब रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेंगे। और आगे फिर हमारे कार्यक्रम और भी चल सिलसिला चलते रहेंगे। तो विनती है करें। सबसे, घर में रहिए, ठीक से रहिए, सुरक्षित रहिए। जी, जय हिंद, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत अच्छी बातों के साथ समापन करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों को लेके। आप हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े रहें वॉइस ऑफ दुर्गापुर ऑनलाइन अड्डा में। आज के लिए बस इतना ही। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, কালকে আবার দেখা হচ্ছে অনলাইন আড্ডাতে। নমস্কার।